अब ये जो है ये आगे चला गया पाकिस्तान इसमें। अगर किसी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान सिर्फ मीडिएटर है, तो पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान इसमें इसको इन्फोर्स भी करवा रहा है सारी बातों को। क्योंकि लोग कहेंगे अच्छा जी पाकिस्तान ने बात कर दी और वो आगे तो कुछ नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान फिर दूसरे मुल्क इसको इन्फोर्स भी करवा रहे हैं। इसमें फिर मैं जो बात कह रहा था कि दरमियान में क्या हुआ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद बहरीन एक करारदाद पेश करता है सिक्योरिटी काउंसिल में, और उस सिक्योरिटी काउंसिल में उस करारदाद को, एक तो बहरीन के साथ सारे जीसीसी ममालिक वहां पे फाल नहीं होते। कुछ ममालिक बहरीन के साथ फाल होते हैं जीसीसी के, कुछ ममालिक कहते हैं नहीं हम बातचीत से आगे बढ़ेंगे, जैसे जिनमें कतर भी शामिल है। कतर ने बहुत जबरदस्त कतर का रोल था, और कतर की वजारत खारजा ने कल जो बात की, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामले में बराह रास्त मीडिएट नहीं कर रहे। तो कतर का बड़ा एक्टिव रोल इसमें, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्कों का। तो किसी ने बहरीन की उस करारदाद को किसी ने जीसीसी में बहुत ज्यादा उसकी, एक खलीजी रियासत के अलावा किसी ने लॉबिंग नहीं की, वो ईरान के खिलाफ थी। लेकिन दो मुल्क ऐसे थे जिन्होंने उस करारदाद को वीटो कर दिया। अब यहां से एक ग्लोबल पिक्चर शुरू होती है। एक करारदाद बहरीन पेश कर रहा है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और दो मुल्क उस करारदाद को वीटो कर रहे हैं। वो कौन से मुल्क हैं? रशिया और चाइना। यहां से ये कहानी आबनाए हुर्मुज की खुल के सामने आती है। जो लोग बार बार कह रहे हैं ना, पूछ रहे थे कि जी रशिया किधर है, चाइना किधर है, रशिया किधर है, चाइना, वो चाइना और रशिया ने वहां पे उसको वीटो कर दिया, उस करारदाद को। और साथ ही जिन मुल्कों ने बाइकआउट कर दिया, एब्सटेन किया, देखिए ना हमायत की ना मुखालफत की, जो मुल्क एब्सटेन कर गया, बाहर निकल गया, उसने वोट नहीं डाला, वो पाकिस्तान था। और आसिम इफ्तिखार साहब ने वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की, और उसकी वजह थी कि पाकिस्तान ना उसके खिलाफ जाता ना उसकी हमायत, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर था बीच में, पाकिस्तान कोई पोजीशन नहीं ले सकता था। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान जो है यहां पे आबना और उरूज में खूनरेजी चाहता। पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल पोजीशन ली ताकि वो पाकिस्तान जो है वो एब्सटेन करके, और अगले चंद घंटों में जो कुछ होने वाला था उसका रास्ता सामने तय हुआ। आप ईरान के खिलाफ एक करारदाद पास करते तो ईरान आपकी बात सुनता, या आप ईरान के जो है वो मतलब किसी भी तरह से वो बात बनती नहीं। तो एनीवे, और अगर आप उनकी तरह इस साइड पे चले जाते तो ईरान आपकी बात नहीं सुनता, इस तरफ आ जाते तो अमेरिका। तो पाकिस्तान ने एब्सटेन किया, और ये एक अंडरस्टैंडिंग जिसको सारे ही मुल्कों ने समझ भी गए थे कि इस वक्त जो है ये पाकिस्तान अपनी कोशिशें पाकिस्तान ने जारी रखी हुई हैं। तमाम तर इतने स्पॉयलर्स थे, ये वक्त आने के साथ साथ आपको पता चलेगा इसमें ममालिक स्पॉयलर्स थे, इसमें नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर स्पॉयलर था। ये जो मैं भारत का बिल्कुल नाम नहीं लेता, मेरी एक पॉलिसी है, लेकिन मेरा एक जहन है, लेकिन मैं ये मुकम्मल भारत के लोगों को मैं कभी भी इसमें शामिल नहीं करता। उनकी अक्सरियत जो है वो उनकी मोदी जी और आरएसएस की पॉलिसी से इख्तलाफ करती है, वो अमन चाहती है दुनिया में। लेकिन एक छोटा सा टोला जो कि हिंदुत्व और अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल को साथ जोड़ता है, वो पता नहीं किस दुनिया में रहता है, वो शदीद मुखालिफ था इसके, और उसके अलावा एक दो खलीजी ममालिक। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये बात चलती रही, रात हो गई। फिर उसके बाद ये ड्राफ्ट कैसे हो रहा है, सुबह 5 बजे का टाइम था, कोई हम भी रात को जागते रहे, और जाहिर है यहाँ पे जीएनएन पे सारा ये चलता रहा, सारा सिलसिला तज्जिए का। तो रात को फिर ये हुआ कि उसमें पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने बात की। शहबाज शरीफ साहब ने जब बात कर दी तो उसके बाद एक खामोशी छा गई, और काफी देर तक शहबाज शरीफ साहब की उस जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जी उसके ऊपर खामोशी छा गई, और अब जवाब नहीं आ रहा। फिर ये आया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर मान गए, लेकिन ईरान की तरफ से खामोशी छा गई। तो फिर ईरान की तरफ से आया कि हम भी मान गए। तो अब यह है कि अब बात आगे चल पड़ी, और अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि अब क्या हो रहा है। ठीक है, और वो अब देखें, दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि जो 10 नुकात हैं ईरान के जो मंजूर हुए हैं, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिस्सा बना लिया है, कल से जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उनका, उसमें एक तो यह है, अगर आप उसको देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको अमेरिका बुरी तरह से मुस्तरद कर चुका है। अब इसमें अगर आप अमल दरामद करते हैं तो तमाम पाबंदियां ईरान के ऊपर से उठानी पड़ेंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये 10 नुकात पे उस प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट में जो 10 पॉइंट्स हैं उसको अगर पढ़ें तो एक नुक्ते में के मुताबिक सारी पाबंदियां ईरान के ऊपर से उठानी पड़ेंगी। दूसरा कि ईरान का जो कंट्रोल है आबना हुर्मुज पे, उसको तस्लीम करना पड़ेगा।
अच्छा, अब इसमें बातचीत शुरू होगी, लेकिन अभी तो बुनियाद पड़ गई ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि हम 10 पॉइंट्स ईरान के मान रहे हैं। फिर तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका को मशरिक वुस्ता से अब फौजी इनखला की तरफ जाना होगा। जी, तमाम अपने बेसिस अड्डे ऑफ खत्म करने होंगे और फौज को जी। निकालना होगा मशरिक वुस्ता से। ये भी एक इसके अंदर शामिल है। फिर उसके बाद ये है कि ईरान पर और उसके तमाम इत्तेहादी जो हैं ईरान के, जिसमें हिजबुल्ला है, और मैंने आपसे कहा कि इस वक्त नतन्याहू का बिल्कुल दिमाग पहले ही खराब है। नतन्याहू तो कातिल जी, है ना। नतन्याहू तो हाँ जी, एक लबनान वाली साइड से। जी, अगर कोई भी महज़ब दुनिया हो तो नतन्याहू को तो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाए। वो तो जंगी जराइम में मुलविस शख्स है। तो जी, वो जो है वो कहता है कि जी मैं इसको नहीं मानता इसमें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने मैसेज में लिखा कि इसमें लिबनान भी है, और लिबनान पे जी, खास तौर पे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी। अब देखिए लिबनान, देखिए किसी नुक्ते को, क्योंकि सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप ईरान आबनाए हुर्मुज को खुलवाते हैं तो साथ लिबनान का क्या करते हैं, लिबनान के अंदर आप करते हैं तो फिर गजा का क्या करते हैं, तो उधर हमास को भी, हमास तो पहले ही एक मामला तय कर रही थी जिसमें खुद ट्रंप साहब मौजूद थे। तो ये सारा का सारा अब जब स्टार्ट होगा दोबारा तो ये आबनाए हुर्मुज तक नहीं होगा, ये बात आगे जाएगी। अच्छा, और आगे चलें तो फौजी अड्डे जी, खत्म करवाने की बात हुई। फिर उसके बाद जो ईरान के जो फ्रोजन एसिड्स हैं वो वहां से रिलीज होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन होगी जो इस डील को बाइंडिंग करेगी। जो फारसी में जो आया है, जो ये तो 10 नुकात है ना जो इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फारसी में है उसमें एक नुक्ता ऐसा है कि जिसके ऊपर ये इंग्लिश में नहीं है, और वो है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बात जब ये मुलाकात होगी कल, जेडी वैंस यहाँ इस्लामाबाद में तो तैयारियां हो गई हैं और उनकी तरफ से बात भी कह दी गई है कि जेडी वैंस भी यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो जेडी वैंस भी आ रहे हैं, और उसके साथ जो स्पीकर हैं वो भी आ रहे हैं ईरान से। लेकिन इसमें इशू ये है कि अब यहां पर जो बातचीत शुरू होगी तो उस बातचीत में ये सारी बातें सामने आएंगी कि कौन कौन, और पाकिस्तान इसमें जो है वो मतलब एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा, ये तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया ना कि इसमें चाइना शामिल था, और चाइना की मर्जी से ये ईरान ने बात तस्लीम की है, ये तो उन्होंने मान लिया। अच्छा, लेकिन मैं इसमें आपको एक और बात बताऊं, एक बात इसमें और बड़ी अहम है जो कि आने वाले दिनों में आपके सामने आएगी, वो ये कि पाकिस्तान जो है वो, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चाइना का होने जा रहा है, उस चाइना के दौरे के जो कुछ नुकात हैं उस पर भी पाकिस्तान से बात की गई है। अब जेडी वैंस के साथ जो है वो आ रहे हैं, स्टीव बाकर कालिबाफ तो आ रहे हैं, जाहिर है कि उनके जो स्पीकर हैं वो आ रहे हैं ईरान से, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वहां से आ रहे हैं, और उसमें यकीनन ये भी मुमकिन है कि कुछ और हमारे बरादर ममालिक भी शामिल हो जाएं इसमें, और वो साथ हैं, वो ऑन बोर्ड है सारे। देखिए ना तुर्की ने कितना जबरदस्त रोल तुर्किया ने प्ले किया। तुर्किया ने ये रोल प्ले किया कि तुर्किया ने वहां पर ये जैसे ही फॉल्स फ्लैग हुआ तो उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग है, और ये जो है ये ईरान ने उनसे कम्युनिकेट किया, उसके बाद वो अलग हो। उसके बाद ये कुर्दों को जब असला फराम करने की बात की इन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो परसों कह भी दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम तो जी कुर्दों को असला दे रहे थे, तो इसको तो बहुत पहले तैयब उर्दोगन समझ चुके थे कि ये लड़वाने की कोशिश हो रही है, ठीक है ना, कुर्दों को दोबारा